कश्मीर 2.0 में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। दोस्तों, कल है 5 अगस्त। कल ही के दिन अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को आजादी मिले 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। यानी इस ऐतिहासिक दिन पर एक बड़ी कवरेज जी न्यूज आपके लिए लेकर आएगा, क्योंकि ये दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हम आपको दिखाएंगे पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुए हैं, कश्मीर किस लिहाज से बदला है, और नए कश्मीर की हर नई तस्वीर पूरे दिन जी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के पहले ग्रामीण बीपीओ यानी कॉल सेंटर में, जहां पर महिलाएं और लड़कियां काम पर हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। समझ सकते हो, आपको दिक्कतों का भी सामना हो रहा है। मैंने रजिस्टर इस विषय में कंप्लीट आज के डेट में आपका सिर्फ जो है लास्ट रिचार्ज आपने 25 जून तक किया है, 20 रुपये क्यों करना होता है, ठीक है। जब से समस्या हो रही है, लाइन पर ही पूरी जानकारी दी जाएगी। आशा करते हैं आपको सभी सवालों का जवाब मिला हो। या तो कॉल करने के लिए धन्यवाद। कश्मीर की बेटियां काम पर हैं। हम इस वक्त बांदीपुरा में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर का पहला रूरल बीपीओ यानी कॉल सेंटर खोला गया। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था, और इसका मेन जो उद्देश्य यही है कि जो यहाँ यूथ्स हैं उनको जॉब मिल सके। हर शिफ्ट में 50 से 60 यहाँ जो लोकल यूथ हैं वो जॉब करते हैं। देखें तो इसमें जो कई लड़कियाँ हैं इस वक्त जो है वो शिफ्ट में हैं। जो लोग कॉल करते हैं या किसी तरीके की उनको दिक्कत होती है, यहाँ पे जो कॉल ऑपरेटर्स हैं वो उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। ये जो लड़कियां यहाँ लोकल हैं, बांदीपुरा की हैं। जम्मू कश्मीर के पहले रूरल बीपीओ यानी ग्रामीण कॉल सेंटर में काम करने वाली ये बेटियां बेहद सामान्य परिवार से हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां बांदीपोरा की ही रहने वाली। श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर बांदीपोरा जम्मू कश्मीर के 20 जिले में से एक है। ये नॉर्थ कश्मीर में आता है। बांदीपोरा की आबादी 4,70,000 है। एशिया में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील यहीं पर है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि बांदीपोरा ट्रिपल ए के लिए मशहूर है। ट्रिपल ए यानी आलिम, आदाब और आब। आलिम का मतलब यह है कि यहाँ के लोग विद्वान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। आदाब का मतलब ये लोग विनम्रता और तहजीब के धनी होते हैं। और आब यानी पानी। बांदीपोरा में पानी का अभाव नहीं रहता। और अब आइए मिलते हैं बांदीपोरा की बेटियों से। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशरत बशीर है। मैं 27 मई 2020 से हूँ यहाँ पे। जब कॉल सेंटर लॉन्च हुआ तो यहाँ पे जो है हमारा शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होता है 3 बजे तक, जिसमें हम अपनी जॉब पूरी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स आती है, पूरे वर्ल्ड की कॉल्स मेरे पास आती है। मैं एज ए गोल्ड एडवाइज़र हूँ यहाँ पे। तो जो कस्टमर्स की इशू होता है वो हमारे पास एस्केलेट होता है और हमें आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है उनको, ताकि उनका रेजोल्यूशन मिले। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। हमारा ये पार्ट टाइम जॉब है, मैं इसके अलावा पढ़ाई भी करती हूँ। मेरा एमएड चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करते। इशरत बीपीओ में जॉब के साथ साथ एमएड भी कर रही हैं। इशरत की तरह यहाँ काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं। ये आफरीन है। साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रूरल बीपीओ का वर्चुअल उद्घाटन किया था, उसी दौरान इन्होंने एग्जाम दिया और ट्रेनिंग के बाद बीपीओ में जॉब करने लगे। आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि आप जॉब करने जा रही हैं, उनका क्या कहना था? हाँ जी बिल्कुल, वो तो खुश ही होंगे ना कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही है। आपने अपने घर के बारे में थोड़ा बताया, आपके घर में कौन कौन है? मेरे पापा है, मम्मा है एंड 4 सिस्टर्स हैं हम, एंड मेरा ब्रदर है। मेरा जो पापा है वो होम बिजनेस ही करता है, एंड मेरा ब्रदर जो है वो अभी मुझसे छोटा है। तो मैं जो हूँ खुद पे डिपेंड हूँ। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना, अपनी कमाई से अपना करियर संवारना और परिवार की मदद करना, ये है नए कश्मीर की बेटियों की नई सोच। ये जो कॉल सेंटर खुला है यहाँ पर बांदीपुरा में, आप लोगों के लिए कितनी राहत की बात है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, और इवन कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा था। मेरा जो पापा है वो अनएम्प्लॉय है, वो बेरोज़गार है, वो काम नहीं करता है। फिर हमने उनकी हेल्प की, क्योंकि लॉकडाउन में भी ये ओपन था, ये बंद नहीं हुआ था। इनसे मिलिए, ये हैं तबस्सुम। माता पिता नहीं रहे, बीपीओ में काम करती हैं। तबस्सुम पढ़ाई भी करती हैं और 2 छोटे भाइयों की परवरिश भी, और उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी वही उठा रही हैं।
कितना स्ट्रगल रहा आपको खुद को अपने संभालने में, अपने भाइयों और बहनों को संभालने में? बहुत ज़्यादा सर। मेरे ना ही पेरेंट्स है, ना ही फादर है, ना ही मदर है। मैं एक बड़ी बहन हूँ, मेरे 2 छोटे भाई है, एक 6th में पढ़ रहा है और एक 11th में है सर। तो उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा आप उठाते हैं? जी सर। आज के डेट में आपका रोजगार के लिहाज से बांदीपोरा के युवाओं के लिए ये रूरल बीपीओ बेहद अहम है। यहाँ 2 शिफ्ट में काम होता है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है और 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। जो लोग आपसे बात कर रहे होते हैं उनको ये पता होता है कि ये तो बांदीपुर की लड़कियां बात कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। जी सर, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल होता है। जी सर, ये इंफॉर्मेशन हम कॉल पे शेयर नहीं कर सकते हैं कि हम कहाँ से क्या है। जैसे यहाँ पे ये लॉन्च हुआ उसी टाइम हमने यहाँ पे रेज्यूम्स डाले, अपना इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद हमारी जॉब यहाँ पे हुई। पहले हम सबका जो है रिज्यूम्स लेते हैं। हम जो बैच लेते हैं वो लेते हैं अप्रॉक्स 25 to 30 कैंडिडेट्स। तो उनके बाद इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 30 डेज़ की। तो उसके बाद जो उस ट्रेनिंग में से जो क्वालिफाई करेगा तो उसको हम लेते हैं आराम से। बांदीपोरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर OS अहमद बताते हैं कि बांदीपोरा के युवाओं के लिए बीपीओ का कॉन्सेप्ट क्रांतिकारी कदम। ये यहाँ पे एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी तरफ से है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें जो एक पूरी तरह से कॉल सेंटर चलाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। और उसमें जो कंपनी है उनको इनवाइट किया गया है EOI करके कि जो आके यहाँ पे कॉल सेंटर चला सकते हैं। वहाँ के लोगों को यहीं बैठे बैठे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस तरह की नौकरी मिलना, जिसके लिए अमूमन उनको शायद JNK से बाहर भी जाना पड़ता था, वो यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। ये बहुत ही एक मेजर स्टेप है मैं कहूँगा। अनुच्छेद 370 से आजादी से पहले बांदीपोरा को आतंकवादियों का पहला पड़ाव कहा जाता था, लेकिन 2 साल में बांदीपोरा की पहचान बदली है। आने वाले समय में ये जिला नारी सशक्तिकरण और रोजगार के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाएगा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, बांदीपोरा, कश्मीर। कश्मीर 2.0 में हमारी अगली खबर गुरेज से है। वही गुरेज जो कभी आतंकियों की घुसपैठ का मार्ग हुआ करता था, लेकिन अब एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर इसकी पहचान बन रही है। इसके लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। डिटेल्स देखिए मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला की रिपोर्ट में। खूबसूरत पहाड़, गुनगुनाती नदी और लकड़ी के बने पारंपरिक घर, ये कश्मीर का गुरेज है। इसे आप भारत का स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं। LOC से सटे गुरेज को स्थानीय प्रशासन गुलमर्ग की तरह बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी में जुटा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गो गुरेज नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अब यहाँ कोशिश है पर्यटकों को यूरोप जैसा अनुभव देने की। देखा जाए तो यूरोप के देशों में टूरिस्ट अक्सर लॉग हाउसेज में रुकते हैं। ये जो लॉग हाउसेज होते हैं ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जहां पर पूरे घर को किराए पर लेते हैं। पूरी फैमिलीज के साथ टूरिस्ट यहाँ छुट्टियां मनाते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। यहाँ गुरेज में भी यूरोप की तर्ज पर लॉग हाउसेज को होम स्टे के तौर पर विकसित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लॉग हाउस यानी पूरी तरह लकड़ियों से बना घर। बिल्कुल ऐसा गुरेज के ये घर भी लकड़ी से बने हुए हैं और प्रशासन स्थानीय लोगों को प्रेरित कर रहा है कि पर्यटकों के लिए ऐसे घर के दरवाजे खोले जाएं, ताकि पर्यटक गुरेज में आकर होटल की जगह यहाँ के पारंपरिक घरों में रहने का आनंद ले सकें। जैसे आपको पता होगा कि गुरेज है ये कोल्ड प्लेस है। यहाँ विंटर में ऑलमोस्ट 7 to 8 फीट की बर्फ हो जाती है। टूरिस्ट को यहाँ की एक ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे लॉग हाउसेज हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक है, उनको होम स्टेज में कन्वर्ट करें, सो दैट कि हमें होटल्स की कोई नेसेसिटी नहीं। जो भी टूरिस्ट आए वो होम स्टेज लॉग हाउसेज में बैठ के यहाँ के ट्रेडिशनल जो बेसिक है उसका वो एक एक्सपीरियंस मिल जाए उनको। प्रशासन की कोशिश का नतीजा है कि पहले के मुकाबले गुरेज में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। टूरिज्म को पुश करने के लिए काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, पुश किया गया है, ट्रेनिंग्स कराई गई हैं, जिससे जो एक इकॉनमी है वो भी बूस्ट हो, लोग सेल्फ रिलायंट हो और साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स की हम बात करें तो उसकी भी कहीं पे कोई कमी ना रहे। पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी बड़ा अवसर है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरेज के युवाओं को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ट्रेनिंग दी जा रही है।
इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गुरेज में चल रही कम्युनिटी क्लास की तस्वीरें हैं, जहां खुले मैदान में क्लास हो रही है। जहां गुरेज प्रशासन इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आएँ, जिससे यहाँ लोगों की इनकम बढ़े, और इसलिए यहाँ जो यूथ हैं उनको कई तरीके के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। मसलन यहाँ पर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। यूथ को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो टूरिज्म में भी अपना करियर बना सकते हैं। गुरेज की कई लड़कियां पर्यटन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं और उन्होंने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ली है। हमने 10 डेज का ये कोर्स किया। इस कोर्स के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे फ्रंट ऑफिस का सिखाया गया और हाउस कीपिंग का अबाउट सिखाया गया। टूरिस्ट आते हैं वगैरह तो उनको हम गाइड कर सकते हैं। इससे बहुत फायदे मिल सकते हैं हमें। अगर हमें कोई सर्टिफिकेट मिली है, इससे हम टूरिस्ट को गाइड कर सकते हैं। इससे घर वालों का आपका कितना सपोर्ट है? सर उन्होंने बोला अगर कुछ फायदा मिलता है इससे तो करो जाके हमारे से। हम भी यही बोल रहे कि कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो। यहाँ आने वाले पर्यटकों को टेंट हाउस तक की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है, ताकि पर्यटक खुले मैदान में बने टेंट हाउस से गुरेज के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकें। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, गुरेज। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये कि अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला? तो एक विधान और एक निशान आया। कभी महबूबा मुफ्ती जैसे नेता ये कहा करते थे कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, और अब गुलमर्ग में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया गया है। ये तस्वीरें देखिए और साथ ही बच्चों का जोश भी देखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम इस वक्त मौजूद हैं गुलमर्ग में, जिसे आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन अब आप गुलमर्ग को जानेंगे जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचे झंडे के लिए। और इसी झंडे के बारे में और डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ कैप्टन अक्षय शाह हैं। कैप्टन अक्षय शाह, ये जो ट्राई कलर है हम सिविलियंस के मन में तरह तरह के इमोशंस, प्राउड का फीलिंग, भावुक करता है। हमारे जो वीर हैं उनके बलिदान की याद दिलाता है कि किस तरह से उन्होंने रक्त से संचित किया है हमारी आज़ादी को। सबसे पहले तो एक फौजी के तौर पर आपके मन में क्या इमोशंस आते हैं और इस फ्लैग के बारे में बताइए हमें। देखिए, कहीं पे भी आप जाएं, यू ऑलवेज वांट कि आपका एक छाप छूटे। तो फॉर अस इट हैज़ बीन अ ड्रीम प्रोजेक्ट कि पीर पंजाल रेंजेस के इतने क्लोज मतलब ऐसा एक फ्लैग रहे। तो फॉर दिस आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी स्टैंडिंग इसके नीचे खड़े होके। तो मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड एंड इमोशनल मोमेंट है। सारे छोटे छोटे बच्चे, जय हिंद। यहाँ पे ये फ्लैग आया आप लोगों के यहाँ पे, कैसा आप लोगों को लग रहा है? क्या नाम है आपका? शाहिद। ये इतना ऊंचा फ्लैग है आपके पास, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ पर इसको देखने। हाँ, आप कहाँ, आप यहीं पे रहते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक है। इश्तियाक, ये ट्राई कलर देख के कैसा फीलिंग आता है? क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है? मैम अच्छा फीलिंग होता है हमें। ये मैम हमारा मन भी चाहता है हम बड़ा होकर फौज में भर्ती करेंगे। आप फौज में जाना चाहते हो? क्या वो कैप्टन अक्षय आपको अच्छे लगते हैं क्या? यस मैम। 2019 में अनुच्छेद 370 हटा और उसके बाद विकास में ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जो कहानी हम आपको दिखाएंगे विकास की उसी रफ्तार से जुड़ी हुई है। आपको दिखाते हैं बिजली वाली ट्रेन। कश्मीर में बिजली से कब चलेगी ट्रेन? इस वक्त हम बारामूला के
पटन इलाके में हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो कश्मीर में रेल चल रही है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है। दरअसल बहुत जल्द कश्मीर में जो रेल अब तक डीजल पर चलती आई है वो अब बिजली पर चलेगी। इसमें अगर हम बात करें तो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय से सीधी नज़र है। कश्मीर में बिजली से ट्रेन चलाने की तैयारी जोरों पर है। 130 किलोमीटर लंबे बनिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 70% पूरा हो चुका है। रेलवे ट्रैक पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही यहां बिजली से ट्रेन चलाई जा सकती है। सरकार ने ये काम पूरा करने के लिए मार्च 2022 की समय सीमा तय की है। यहाँ पर जो है काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो टाइम फ्रेम इनको दिया गया है उस टाइम फ्रेम में ही ये काम जो है कंप्लीट किया जाए। और इसमें तीनों एजेंसीज, केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार और एरिकॉन, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। हर जगह जो है जल्दी से जल्दी काम किया जा रहा है। यहाँ पर जाना। इस रेल प्रोजेक्ट से 5 बड़े लाभ हैं। पहला, कश्मीर में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि डीजल से ट्रेन चलाने से प्रदूषण फैलता है। दूसरा, लागत कम होगी। रेल प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिफिकेशन 40% किफायती होगा। तीसरा लाभ, ट्रेन की रफ्तार बढ़ सकती है। और चौथा लाभ, किराया कम हो सकता है। और पांचवा लाभ, हर मौसम में ट्रेवल कनेक्टिविटी यानी यातायात संपर्क की सुविधा होगी। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा रोड है उसमें कभी 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद रह जाता है। लेकिन ये जो ट्रेन का सिस्टम है इसमें हमको ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, तो काफ़ी फ़ायदा इससे होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वगैरह होगा इसमें, मतलब ट्रक वगैरह, मालगाड़ियाँ फंसी रहती हैं काफ़ी दिन तक हाईवे पे। बट ये जो हमारा ट्रेन का सफ़र होगा इसमें कोई कभी गाड़ी रुक नहीं पाएगी, ऑल वेदर रोड बन जाएगा। कश्मीर की पहली लोकल ट्रेन सेवा 2013 में मिली थी और अब घाटी को रेल मार्ग के जरिए देश से जोड़ा जा रहा है। 2019 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू से बारामूला तक 356 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे 3 चरणों में पूरा होना था। इनमें से 2 चरण पूरे हो चुके हैं और आखिरी चरण का कार्य चल रहा है। देश को कश्मीर से रेल के माध्यम से जोड़ने के काम को 3 हिस्सों में बांट लिया गया था। एक तो कटरा से जम्मू और फिर बारामूला से बानिहाल। ये 2 फेजेस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और अब बचता है सिर्फ जो बानिहाल से कटरा तक का पैसेज है, उसको भी लगभग अगले 2 सालों में कंप्लीट किया जाएगा। कैमरा पर्सन